चलिए जी, प्रारंभ किया जाए। पहले सूर्योदय ही तैयार करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कई लोगों ने करके भेजा है, देख लेते हैं किनका सही है किनका गलत है, और गलत है तो कहाँ गलत है ना। पांडे जी राधे श्याम, कैसे हैं? नमस्कार जी उत्सव पांडे जी, हितेश जी राधे श्याम। अच्छा, सभी लोग आ गए हैं ना। कई लोग विलंब भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जो विलंब करेंगे तो करिए, कल से और सवेरे कक्षा, मतलब 8 बजे कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब लोग पहले 8 बजे से पहले जुड़ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। आज बहुत समय से आए हैं गर्वित जी, अरविंद पांडे जी राधे श्याम। चलिए प्रभु प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वही मुहूर्त, उसके बाद सूर्योदय। एक और जो मैं आप लोगों को उदाहरण दिया था गृह कार्य के रूप में बनाने के लिए, उसे ही कंप्लीट करेंगे, और एक ही उदाहरण से अब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सूर्योदय। अनमोल जी, जी बिल्कुल, एक उसमें उदाहरण के समय जो है वो गड़बड़ हो गया था। अनमोल जी, जी दीपिका जी राधे श्याम। स्क्रीन ना दिख रहा हो तो छोटा कर लेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन को जूम आउट कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा आप सभी लोगों को। बृहद बकहड़ा चक्रम, अभी तक जो आप लोगों का हुआ है वह 2 नक्षत्र हुआ है, 2 प्रकार का नक्षत्र, एक तो चर संज्ञक और एक स्थिर संज्ञक। 2 प्रकार के नक्षत्रों के बारे में आप लोग समझे हैं, ये कौन कौन से नक्षत्र होते हैं तथा इन नक्षत्रों का क्या उपयोग है, किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए। मुझे क्रांति और अक्षांश देखना समझ नहीं आया। कंप्लीट करेंगे अभी, सूर्योदय फिर से आज कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करिए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सब लोग कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उग्र गणम तत्कृत्यम च, अभी तक जो आपने अध्ययन किया वो था स्थिर संज्ञक नक्षत्र, जिसमें तीनों उत्तरा रोहिणी नक्षत्र था और वार में रविवार का दिन। और फिर चर संज्ञक नक्षत्र अध्ययन किया आपने, जिसमें स्वाति पुनर्वसु श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, ये 5 नक्षत्र थे और वार में सोमवार का दिन। इस दिन वाहन से संबंधित कार्य करना शुभ माना गया है। अब ये उग्र गणम, उग्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, कह रहे हैं पूर्वात्रयं याम यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निशाठ्यानि विशस्त्रादि सिद्ध्यति। तीनों पूर्वा नक्षत्र कौन कौन होते हैं? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा। राधेश्याम धीरज शर्मा जी, यह 3 नक्षत्र, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, कुल मिलाकर के 5 नक्षत्र हो गए। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा, साथ ही भरणी और मघा, ये 5 नक्षत्र। और बार में मंगलवार का दिन, ये जो है इसे क्रूर एवं उग्र संज्ञक कहा गया है। इसमें घात, अग्नि से संबंधित, घात मतलब किसी को चोट पहुंचाना हो, और सठता, दुष्टता, लड़ाई झगड़ा, विष से संबंधित, अस्त्र शस्त्र आदि से संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं। इसका मतलब यह है ये नक्षत्र अच्छे नहीं है शुभ कार्य के लिए। कौन से नक्षत्र? तीनों, पूर्वा, भरणी और मघा। कुछ ज्यादा ही आ रहा था, पानी पी लूं। सुना। हाँ जी। तो ये नक्षत्र जो है उग्र एवं क्रूर संज्ञक है। अगला नक्षत्र है मिश्र गणम तत्कृत्यम च। मिश्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? विशाखाग्नि अभि सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्धये। कहते हैं कृतिका और विशाखा मिश्र संज्ञक जो नक्षत्र है
वह केवल कृतिका और विशाखा है। अब बताएं ये काम कहाँ आएगा? आगे चल करके बहुत ऐसे मुहूर्त हैं जहां पर केवल ये बोल देंगे कि इस कार्य के लिए मिश्र संज्ञक नक्षत्र में करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुहूर्त अभी आएंगे जिसमें सीधे लिख दिया जाएगा ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में ये कार्य करें, स्थिर संज्ञक नक्षत्र में ये कार्य करें, चर संज्ञक नक्षत्र में अमुक कार्य करें। तो उस जगह यह कार्य आएगा। उस समय ये समझ में आएगा कि हमने जो पहले अध्ययन किया था स्थिर संज्ञक, चर संज्ञक, उग्र संज्ञक या मिश्र संज्ञक। तो मिश्र संज्ञक जो है कृतिका और विशाखा ये दो नक्षत्र ऐसे हैं जो मिश्र संज्ञक हैं। वार में बुधवार का दिन, इन्हें साधारण संज्ञक भी कहा गया है। इसमें मिश्रित कार्य अर्थात कोई भी मिश्रित कार्य मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं आप। मिश्रित मतलब शुभ कार्य भी अशुभ कार्य भी। और अग्नि से संबंधित कार्य, अग्नि संबंध जैसे भट्ठा वगैरह लगाते हैं ना, उसमें अग्नि की प्रधानता है। साथ ही जब रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट जब भोजन आदि पकता है तो वहां भी अग्नि की ही प्रधानता होती है। तो बुधवार के दिन अथवा इन नक्षत्रों में अच्छा रहेगा। उत्सर्ग, वृषोत्सर्ग एक श्राद्ध पद्धति है। वृषोत्सर्ग एक श्राद्ध पद्धति है, तो वो भी इसी नक्षत्र में हो तो अच्छा रहेगा। वैसे जितना भी श्राद्ध का कार्य है, चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध हो, क्योंकि पितृदोष लगता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध हो या अन्य किसी प्रकार का श्राद्ध है, उसे अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। कुछ भी आप करना चाहते हैं तो। अच्छा, नॉर्मल तेरही वगैरह तो वो तो मृत्यु के 10वें 12वें 13वें दिन के बाद 13वें दिन होता है, वो अलग है। लेकिन यदि किसी दोष की शांति के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं, कोई श्राद्ध की पद्धति कर रहे हैं, तो अमावस्या तिथि में ही करनी चाहिए। ये वृष उत्सर्ग जो है ये होता है बैल बछड़े को छोड़ा जाता है। ये अब बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था, लेकिन फिर भी श्राद्ध पद्धति जहां अच्छी तरह से किया जाता है वहां श्राद्ध पद्धति में वृषोत्सर्ग किया जाता है। यदि इन नक्षत्रों में किया जाए, कृतिका या विशाखा नक्षत्र में या बुधवार के दिन, तो अति उत्तम होता है वृषोत्सर्ग करना। वृष उत्सर्ग सुने हैं आप लोग? वृषोत्सर्ग, वृष उत्सर्ग मतलब वही बछड़े को छोड़ते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो हाँ नारियल से, चाहे वो उसमें वो नहीं गरम करके त्रिशूल लगाते हैं, हाँ दागते हैं उसको गरम करके त्रिशूल। विवाह के बाद पहली विदाई किस प्रकार से, देखिए वो तो दुरागमन है, वो तो बहुत आगे की बात है। हाँ त्रिशूल से दाग करके, तो वो कार्य जो है ना वो इसी नक्षत्र में करें तो अच्छा रहेगा। अगला है लघु गणम तत्कृतम च हस्तास पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्णरति ज्ञान भूषा शिल्प कलादिकम। कहते हैं हस्त अश्विनी पुष्य अभिजित और नक्षत्र, ये चार नक्षत्र हैं। हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र। ये चार नक्षत्र जो है इन्हें क्या क्षिप्र एवं लघु कहा गया है। लघु एवं क्षिप्र का नाम दिया गया इन चार नक्षत्रों को। और वार में गुरुवार का दिन लघु एवं क्षिप्र संज्ञक है। इसमें विपणी, विपणी का मतलब होता है व्यापार। कोई भी व्यापार प्रारंभ करना हो तो इसी नक्षत्र में करें या गुरुवार के दिन करें तो अति उत्तम रहता है। ज्ञानोपार्जन, इसका मतलब बताएंगे अभी। ज्ञानोपार्जन अर्थात कोई भी नया कुछ सीखने के लिए कहीं जाना है, कहीं एडमिशन कराना है, छोटे बच्चे हो बड़े, वैसे छोटे बच्चा का जो विद्यारंभ मुहूर्त होता है वो अलग होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसको इस प्रकार समझिए, कुछ भी नया सीखना है तो गुरुवार के दिन प्रारंभ करो, अथवा इन नक्षत्र में, या ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़े तो बहुत अच्छा रहता है। 21 तारीख को एक गुरु पुष्य योग है जिसमें ये सब कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। शिल्प कला, शिल्प कला में आता है सिलाई कढ़ाई बुनाई। कढ़ाई से मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसको शिल्प कला कहते हैं। सिलाई वगैरह भी, कढ़ाई बुनाई भी शिल्प कला में आता है। मतलब सीखने से संबंधित कोई भी कार्य करना है, कुछ भी नया सीखने से संबंधित, चाहे वो किसी से संबंधित कोई भी कार्य हो, जहां ज्ञान की प्राप्ति की बात आई वहां गुरुवार के दिन प्रारंभ करना अति उत्तम माना गया है। मैथुन कार्य, इसका मतलब ये है
कि यदि इस दिन गर्भाधान हो तो जो संतान की प्राप्ति होगी वह बहुत उत्तम होगी। गर्भाधान यदि गुरुवार के दिन हो या हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य या अभिजित नक्षत्र के दिन हो तो संतान जो होगी बहुत पराक्रमी, साहसी और सद्गुणी, सदाचारी होगी। अगला है मृदुगणम तत्कृत्यम च, इसको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब सूर्योदय पे आ जाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा, है ना। 64 कलाओं में से कोई भी कला, हाँ 64 कलाओं में से कोई भी कला सीख सकते हैं आप गुरुवार के दिन। चलिए, सूर्योदय कौन कौन निकाले हैं, बस सूर्योदय बताइए सभी लोग, किसका कितना आया है। बताते जाइए सभी लोग। मैं तभी उसी आपका जो गृह कार्य दिया था उसी का उदाहरण करूंगा। 26 घटी 6 पल, ये अच्छा दिनमान निकाला आपने। दिनमान जो है 26 घटी 6 पल है। हाँ कोई बात नहीं। 26 घटी 6 पल। ओम जी लिखे हैं दिनांक, हाँ दिनमान जो है वो 26 घटी 8 पल है। कोई बात नहीं, हो जाएगा अनमोल जी। 6:46 ये आ गया सूर्योदय। 6:46, 6:46 48 सेकेंड। अरे वाह, सेकेंड तक निकाल। और कोई है जो दिनमान निकालें? यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो नहीं आएगा समझ में, मैं पहले बोल दिया आप लोगों को, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। दिनमान 26 घटी 8 पल, रात्रिमान 33:52। दिनमान 26/6, 26/8, चलिए ठीक है, इतना अंतर चलता है। तब तो किए हैं महाराज सब लोग, यश दुबे जी भी, दीपिका जी भी ने भी किया है। दिवाकर पांडे 6:10 सूर्योदय, रॉन्ग आंसर। क्या है आपका दिनमान, क्या है दिवाकर पांडे जी? दिनमान बताइए। रात्रिमान 33:54, बिल्कुल सही। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। क्या था दिनांक क्या था? 22, 12 दिसंबर 2024 का, और स्थान था वाराणसी। इसका आपको सूर्योदय निकालना था। 12 दिसंबर 2024 का, जगह था वाराणसी। नियम सभी लोग खोल लीजिए, नियम पढ़ना जरूरी है। नियम के बिना यदि करने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा समझ में। अभी क्या, कभी नहीं आएगा। बाद में भी यदि नियम याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो बिना नियम के कभी मत करिए। एक स्टेप पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर एक लाइन पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। नहीं समझ में आता है तो 3 लाइन पढ़िए और एक लाइन करिए। कभी कभी ऐसा होता है जब तक पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते तब तक समझ में नहीं आता है मामला क्या है। तो नियम पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ना है। 2-3-10 बार पहले नियम पढ़ लीजिए पूरा, फिर स्टार्ट करिए करना। तो आज के बाद जो भी मैं नियम लिखाऊंगा ना, 2-3 प्रक्रिया हो जाए, 2-3 प्रोसेस हो जाए, उसके बाद केवल नियम से आप लोग कर लिया करोगे। नियम लिखाए अगले दिन करके बैठे होगे, जब उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। चलिए जी, अक्षांश वाराणसी क्या है? वाराणसी का अक्षांश कितना है पता है? क्योंकि हमें अक्षांश चाहिए सूर्योदय निकालने के लिए, और रवि की क्रांति चाहिए। रवि क्रांति, रवि क्रांति किस स्थान का, किसका होता है? दिनांक का होता है। तो 12 दिसंबर का सूर्योदय निकालना है तो 12 दिसंबर का देखेंगे हम रवि क्रांति। दिसंबर, रवि क्रांति और अक्षांश एक बार देख लेते हैं हम भी, रवि क्रांति कितना है।
तो बढ़िया रहेगा ना। जिनको नहीं देखने आया रवि क्रांति या फिर अक्षांश, उनको भी समझ में आ जाएगा। रवि क्रांति और अक्षांश, पहले रवि क्रांति देख लेते हैं। 12 दिसंबर का कितना है? पेज नंबर 86 पे मिलेगा पंचांग के। ये चला गया, अच्छा हाँ, ये ये है, ये रहा, देखिए महाराज। 12 दिसंबर का, ये दिसंबर महीने का, ये महीना ये है। 12 दिसंबर देखना है। दिनांक यहाँ यहाँ भी, इधर भी है, इधर भी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 तारीख की है। हमें दिसंबर का देखना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये है 12 दिसंबर का रवि क्रांति है। दक्षिण है और 23 अंश 3 कला है। 23 अंश 3 कला जो है वो 12 दिसंबर का रवि क्रांति है। यहीं पे हाँ, 23 अंश 3 कला, बहुत सुंदर। अभी चल रहा है ना वो। अब आपको हम उदाहरण दिए थे 12 दिसंबर का सूर्योदय निकालने के लिए, गृह कार्य दिया गया था आप लोगों को, होमवर्क। तो 12 दिसंबर के दिन जो रवि क्रांति है वो है 23 घटी 3 पल, सॉरी 23 अंश 3 कला। शेष मणि त्रिपाठी जी, राधे श्याम, समझ में आ गया? कोई कह रहे थे कि मुझे अक्षांश और क्रांति देखना नहीं आया, वो यहाँ से देख लेंगे। क्रांति यहाँ से देखेंगे पेज नंबर 86 पे। अब हम अक्षांश बताते हैं कहाँ देखा जाएगा। पेज नंबर कितना है अक्षांश? 106 है ना? अरे वहीं पे स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं। या वाराणसी ढूंढना है आपको, बस इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। वाराणसी, ग्वालियर, काशी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, काशी देख लेंगे। काशी यहाँ से स्टार्ट है, उधमपुर, कन्नौज, कराची, काशी वाराणसी, दिस इज काशी वाराणसी। ये देखो महाराज, काशी वाराणसी का जो अक्षांश है वो 25 अंश 20 कला है। ये 25 अंश, देखिए हेडिंग देख लो महाराज, अक्षांश, अक्षांश का लाइन है ये। 25 अंश 20 कला काशी वाराणसी का अक्षांश है। तो यहाँ से अक्षांश देख लेंगे। गर्वी जी पंचांग कौन सा लेकर देखें? पंचांग तो हम लोग यही यूज करते हैं, आप लोग के ग्रुप में भेज भी दिया गया है, निर्णय सागर पंचांग। इसी से अभी हम लोग को सीखना है एक साथ, एक ही पंचांग से। फिर बाद में आप लोगों के यहाँ जो पंचांग यूज होता होगा वो अपने आप सीख जाओगे, नहीं तो मैं हूं ना। अभी स्टार्ट करना है सभी लोग एक साथ एक ही पंचांग से। इसका पीडीएफ भेज दिया गया है आपको। नए वाले पंचांग, अभी अभी नया पंचांग आ गया है, उसका भी पीडीएफ भेज दिया जाएगा, उसमें देख लिया करेंगे। ठीक है गर्वित जी? तो अक्षांश 25 अंश 20 कला, क्लियर है सब लोग? 25 अंश मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, वीडियो भिजवा देंगे आपको। तो अंश और मतलब क्रांति और अक्षांश, ये दोनों आप लोगों को लगभग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बोर्ड पे आते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्रियाकलाप नियम के साथ करना है। नियम को यदि आपने छोड़ा तो समझ लीजिए कि बिगड़ जाएगा मामला। ज्ञानू जी आपका भी गलत था महाराज। सूर्योदय 14 घटी लाए हैं ये दिनमान रात्रिमान। कूदने के लिए, ऊधम करने के लिए सबसे आगे। लखनऊ का भी 14 घटी नहीं आएगा। वाराणसी का अक्षांश था 25 घटी 20 पल, सॉरी 25 अंश 20 कला, अंश कला में रहता है ना। और रवि क्रांति कितना था? 23 अंश 3 कला। इस प्रकार से लिख लेंगे।
महावीर पंचांग में रवि क्रांति शुरुआत में जहां पर तिथिवार नक्षत्र लिखा रहता है ना, महावीर पंचांग में, निर्णय सागर में रवि, ये सब वहीं लिखा रहता है, बिल्कुल सूर्यास्त के पास, सूर्योदय सूर्यास्त के पास ही लिखा रहता है रवि क्रांति। अब हमें इसे त्रियक गुणा करता है। नियम कहता है कि दोनों का अक्षांश और क्रांति दोनों को आपस में त्रियक गुणा कर लें। त्रियक गुणा करने के लिए एक बीच में लाइन खींचना है आपको, एक शुरुआत में लाइन खींचना है, और लास्ट वाले दोनों संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर लेना है, जो भी संख्या होगा। तो 3 और 20 है, तो 3 और 20 का ऊपर नीचे गुणा किए, कितना होगा, 20 दिया 60 आ गया। उसे यहीं बिल्कुल सामने लिख लिए। 25 और 23 का गुणा करके इधर लिखना है, ऊपर नीचे गुणा करके दोनों साइड लिखना है, और क्रॉस गुणा करके दोनों को बीच में लिखना है। चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, सुगम रहेगा। गुणा कर लीजिए, कितना है ये, 23 और 20 का गुणा ही, पहले हम 25 और 23 का गुणा करके साइड में लिखेंगे। 25 इंटू 23 575। फिर से समझिए, त्रियक गुणा करना है, इन दोनों को आपस में त्रियक गुणा करना है। त्रियक गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे आराम से लिखने के बाद जो भी ऊपर नीचे संख्या है लास्ट में, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, बिल्कुल सामने नीचे लिखेंगे। फिर ऊपर नीचे इन दोनों गुणा करेंगे, इस तरफ लिख लेंगे। अभी बीच का जो स्थान है वो खाली रहेगा, बीच के स्थान में क्या लिखेंगे, क्रॉस गुणा करके, इसका इससे गुणा करेंगे और 25 का 3 से गुणा करके दोनों संख्या को बीच में लिख लेंगे। अर्थात गुणा करेंगे 4 बार, लिखेंगे 3 जगह। तो 25 और 23 का गुणा किए तो 575 आया, जिसको इस तरफ लिख लिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 23 का 20 से गुणा करेंगे पहले, 23 इंटू 20 460, इसको बीच में ही लिखेंगे। ये त्रियक गुणा की पद्धति चल रही है, क्योंकि नियम लिखा है जिस स्थान का अक्षांश हो और रवि क्रांति, इन दोनों को आपस में त्रियक गुणा कर लें। फिर उसके बाद 25 को 3 से गुणा, 25 दिया 75, सीधे 75 आ गया, दोनों को बीच में लिख लिए। यहां तक क्लियर है सब, आ रहा समझ में? बता दीजिए एक बार, फिर आगे बढ़े। विपिन जी, राधेश्याम। अच्छा जी, 23/7 ले लिया था आपने, जबरदस्त। धीरज शर्मा जी कह रहे हैं जबरदस्त, चलो महाराज। अब क्या नियम कहता है, आप लोग बताइए। नियम देख कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नियम नहीं देखे होंगे, कल की कक्षा में भी नहीं आए होंगे, पिछली कक्षा में, और वीडियो भी नहीं देखे होंगे, उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि नियम के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब नियम कहता है कि जो तीसरी संख्या है, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तीसरी संख्या यदि 60 से कम हो तो छोड़ दें, उससे कोई मतलब नहीं है अपना, और 60 से अधिक है तो 60 का भाग दें। और 60 भी है तो 60 का भाग चला जाएगा ना एक बार, तो 60 का भाग एक बार चला जाएगा, 60 एकम 60। शेष फल जो भी होगा उसको छट देंगे और भागफल को आगे जोड़ देंगे। शेष फल को छट देंगे, चाहे जितना भी आए उसे छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं, और भागफल को आगे जोड़ देंगे। तो आगे जोड़ेंगे 460, 75 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 6 7 6 13 का 3, हासिल का 1 4 1 5, 536 आएगा। 500। पवन जी कह रहे हैं हो रही है दिक्कत। हाँ, जो कक्षा में नहीं आए होंगे दिक्कत तो होगी। गणित तो आपकी सही में अच्छी है, फलित का ज्ञान कैसा रहेगा प्रभु, वो तो आप जब रहेंगे अध्ययन करेंगे तभी समझ में आएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, इधर जोड़ दिया 536। नियम कहता है कि इस वाली संख्या में भी 60 का भाग दीजिए, बिना 60 का भाग दिए काम नहीं चलते। हमारे गुरुजी कहते हैं जो सठियाना सीख गया, सठियाना मतलब क्या, 60 का भाग देना। 60, क्योंकि 60 गुना 60 का भाग, सब इसमें 60 ही 60 चलेगा। तो ज्योतिष में जो सठियाना
सीख गया वो ज्योतिष सीख गया, है ना। सठियाना सीख लो। ज्ञानू महाराज इधर देखो, तो सठियाना हम सठिया रहे हैं, फिर से यहाँ सठियाएंगे, 60 का भाग देंगे, कितनी बार मिल जाएगा? 6 नाम 54, 8 ही बार जाएगा। 8 से 48, 480 भाग दिए तो शेषफल 6, 13, 8 5 13, ये गया 56 शेषफल बचा। हमने कहा शेष चाहे जितना बचे उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, छड़ देंगे, हाँ बिल्कुल। और भागफल को आगे जोड़ देंगे। भागफल 8 आया, आगे जोड़ दिया, सबके भागफल को आगे जोड़ते जाएंगे, इसके भागफल को इसमें और इसके भागफल को इसमें जोड़ दिए। तो जोड़ने के जस्ट बाद कितना आएगा? 5 6 5 8 5 13 3 हासिल का 1, 7 1 8 और 5 का 5, 8 583, 583 आ गया प्रथम लब्धि। यहाँ पे तिगड़म चेंज हो जाता है। यहाँ के बाद जो है सठियाना बंद। अब दूसरा पचियाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 5 का भाग देते हैं। नियम देख रहे हैं सब लोग? इसका कुछ शॉर्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है महाराज, ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ना, यदि वैसे शुरुआत में जल्दी समझ में नहीं आएगा, यदि नॉर्मली लेंगे तो एक बार समझ में आ गया ना, और जो गणित अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए वो समझ लीजिए कि ज्योतिष के क्षेत्र में उनका एक बेस जो है ना, अगर वो 50 मंजिल मकान बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। यानी पीएचडी भी यदि करना चाहेंगे ना, तो इस बेस पर, जिस बेस पे हम आप लोगों को गणित सिखाएंगे, सिद्धांत सिखा रहे हैं, इस बेस पर आप कर सकते हैं। मतलब इतने में नहीं होगा, लेकिन आपको कोर्स समझ में आने लग जाएगा। कितना भी टफ कोर्स होगा, चाहे गणित, सिद्धांत, मुहूर्त किसी का भी ज्योतिष में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा ये अध्ययन करने के बाद। तो बिल्कुल बेस तैयार कर रहा हूं आप लोगों का। 583, इसमें क्या करना है, किसका भाग देना है? अजय चौबे जी बोलिए। पवन शर्मा जी, तो आप आज ही आए हैं तो आप कैसे बता पाएंगे? पीएचडी मैं नहीं कराऊंगा जी, पीएचडी मैं कैसे कराऊंगा? 5 का भाग देना है, बहुत सुंदर। 583 में किसका भाग देना है? यहाँ जगह नहीं है, खिचड़ फिचड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ भाग देते हैं। 583 में भाग देंगे हम 5 का। 5 एक काम, 5 काम खत्म, 8 उतरा, 5 एक काम 5, कितना उतरेगा? 3, और 3 उतरा, 5 छिंगे 30। शेषफल क्या करेंगे? छोड़ देंगे, शेषफल की जरूरत नहीं पड़ती है, शेषफल को छोड़ दिया है। भागफल जो आया उसमें क्या करेंगे? 116 भागफल आया, इसमें क्या करना है? 2 का गुणा, बहुत सुंदर। इग्नू में तो ज्योतिष से ही, एमए ज्योतिष से कर रहे हैं दीपिका जी। 2 का गुणा करना है, बहुत सुंदर। अनमोल जी कह रहे हैं, अजय जी और बोल दो भैया आप लोग भी। 232 का गुणा करेंगे? 232 होगा। अच्छा, 232 गुणा करने के बाद, अच्छा। धीरज शर्मा जी, 2 का गुणा, बिल्कुल। अंगद मिश्रा, 2 का गुणा करें, बिल्कुल। 2 का गुणा करेंगे, जो भी भागफल आएगा उसमें किसका गुणा करते हैं हम? 2 का गुणा कर। चलिए छोटा कर ले थोड़ा सा, तो इसी पेज में, एक पेज में होगा तो अच्छा रहेगा, सब कुछ एक ही पेज में रहेगा तो उत्तम रहेगा। 2 का गुणा करें, जो भी भागफल आया है, तो भागफल अपना क्या आया है? मैं सोचता हूँ इसकी आवश्यकता अब नहीं है। 116, 116 में इंटू 2 करेंगे नियमानुसार। अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो नियम कह रहा है उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो 2 का गुणा किए तो आएगा 232 सीधे। अब ये क्या है? ये है पल। क्या है ये? पल। यदि 60 से अधिक होगा तो 60 का भाग देंगे। तो 232 60 से अधिक है, कम? ज्ञान क्या है? अधिक नहीं है, पक्का? तो ठीक है, अधिक है, 60 से अधिक है, तो 60 का भाग दे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कौन कह रहा है 4 बार? नक्कटा। 3 बार जाएगा, 180,
5, 52 शेषफल। भागफल क्या होगा? घटी, और शेषफल क्या होगा? पल। घटी पल। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? घटी और पल। 3 घटी 52 पल। इसको इस प्रकार लिखेंगे, घटी और पल। ऊपर लिख देंगे घटी और पल, क्योंकि बिना नाम का व्यक्ति शुभ नहीं होता है, कहते हैं ना नाम होना चाहिए। इसलिए बिना नाम का कभी भी कोई भी संख्या लिखें आप, तो उसके सामने उसकी औकात लिख देनी चाहिए, मतलब ये है क्या। तो आगे चल करके से आप उदाहरण स्वयं अपना कॉपी का उदाहरण देखेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ घटीपल नहीं लिखा होता, बस भागफल करके खट 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 आगे बढ़ जाता, तो बाद में आपको भी नहीं समझ में आएगा। और जो व्यक्ति स्वयं करता है, जैसे मैं तो बहुत दिन से चल रहा है तो मुझे सब कुछ आएगा, आपको शुरुआत में पता ही नहीं चलेगा ये 3 और 52 है क्या। तो उसके सामने, सबके सामने सब कुछ लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अक्षांश के सामने हमने लिख दिया 25 20 अक्षांश रवि क्रांति। यदि हम इसे नहीं भी लिखते, सीधे 25 20 23 3 लिख करके भी गुणा करते तो भी वही आता। लेकिन लिखने से क्या है कि एक्चुअल में हमें पता चलता है कि हमने किया क्या, थोड़ा विस्मरण भी हो गया ना, तो पिछला उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। इसलिए प्रत्येक संख्या के सामने वो संख्या जो होगा उसका नाम जो हो वो लिख देने से अच्छा रहता है। तो 3 घटी 52 पल ये आ गया। अब नियम कहता है कि अब क्या करिए, कहते हैं 30 घटी 0 पल। ये नियमानुसार है, ये कहीं से लिया नहीं जाएगा, सीधे अपने मन से ले जाता है, ले लिया जाता है ना नियमानुसार। 30 घटी 0 पल, यह है घटी और यह है पल। घटी पल का ही सारा खेल है। उसमें जो भी घटी पल प्राप्त हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए, प्राप्त घटी पल। यदि दक्षिण क्रांति है तो घटा दीजिए, यदि उत्तर क्रांति है तो 30 घटी में 3 घटी 52 पल, या जो भी घटी पल आपका प्राप्त होगा यहाँ भाग भाग देख करके उसे जोड़ देंगे। तो क्रांति तो मेरे को लगता है दक्षिण ही है ना, दक्षिण ही क्रांति है, दक्षिण क्रांति थी। तो दक्षिण क्रांति क्या करेंगे? घटाएंगे। 30 घटी में 3 घटी 52 पल घटाएंगे, तो 0 में से 52 जाएगा? नहीं जाएगा। तो पल महाराज आए घटी के पास, तो घटी भैया बोले क्या बात है, बोले 1 दे दो बस। तो घटी महाराज इसको 1 दिए, लेकिन 1 जाते ही पल के पास 60 आ गया, क्योंकि 1 घटी बराबर 60 पल होता है। घटी में से तो 1 ही गया, लेकिन पल के पास आते ही वो 60 हो गया। 60 में से 52 दे दिया, फिर भी इसके पास 8 बच गया। अब यहाँ बचा 29 में से 3 गया तो 26 26। ये क्या हो गया? दिस इज ए दिनमान। क्लियर है सब लोग? बता दीजिए। यहां तक किसका किसका सही है? अरविंद पांडे तो ना बोलता है सब गलत है। अच्छा हाँ और सब गलत। 14 घटी बताओ आया है दिन में। 14 घटी का मतलब जानते हैं कितने घंटे का दिन बना दिया इसने? यहाँ तक आप लोगों का सही है? अरे वाह, सब लोगों का सही है, फिर क्या दिक्कत? नहीं कोई बात नहीं। क्या है ना, उदाहरण पिछला रिकॉर्डिंग था उसमें उदाहरण ही गड़बड़ हो गया था, उदाहरण के पास ही आवाज आना बंद हो गया था। चलिए सब लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। तो दिनमान निकला 26 घटी 8 पल। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिनमान को 60 घटी में से घटा दीजिए। हमने कहा चलो घटा देते हैं, कह रहे हैं तो। दिनमान जो भी होगा उसे 60 घटी में से घटाएंगे, तो 60 घटी 0 पल, ये नियमानुसार लेना है, नियमानुसार। 60 घटी 0 पल, ये घटी है और ये पल है। और जो भी दिनमान आएगा उसको हमेशा घटाना है। यहाँ 26 घटी 0 8 पल आया, ये दिनमान आया, इसे घटाना है। जो भी आएगा दिनमान उसे घटाना है। यहाँ पर रवि क्रांति उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब कुछ नहीं देखना है, सीधे घटाना है, समझे? तो घटाएंगे तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, पड़ोसी के पास घटी के पास गया, घटी 1 दिया तो यहाँ हो गया 60, 60 में से 8 गया तो 52,
और ये बचा 59। तो 9 में से 6 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 3। ये क्या हो गया? रात्रिमान। रात्रिमान कितना हुआ? 33 घटी 52 पल। तो 33 घटी 52 पल जिनका जिनका रात्रिमान आया सब ठीक है, और 33 घटी 54 पल जिनका जिनका आया वो गलत है। गलत भी नहीं कह सकते, एक दो पल इधर उधर चलता है, इधर उधर सरक जाए एक दो पल तो कोई दिक्कत नहीं होता है। धीरज शर्मा जी, राधे श्याम, जय दतिया वाली की, पीताम्बरा मैया की जय हो। आप वहीं से हैं क्या धीरज शर्मा जी? अच्छा, 13 दिसंबर में आता है, ये बात है। 13 दिसंबर का जो जो किए होंगे उनके लिए हो सकता है 33 घटी 54 पल आ जाए, लेकिन ऐसे काम नहीं। आप तो जिंदगी से खेल गए ना। जिंदगी से खेलना समझते हैं? समझिए कैसे होता है। जैसे किसी ने कहा है कि हमारे बचवा का जन्म जो हुआ है वो 12 दिसंबर को हुआ है, कुंडली बना दो पंडित जी या ज्योतिषी जी। आपने ले लिया उसका और 12 जगह 13 का बना दिए, तो उसके जिंदगी से खिलवाड़ हो गया ना। अब बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, अलीगढ़ से गुरुजी। जी जी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही निकालना है जो जजमान दे। 12 की जगह 13 नहीं करना है, 13 जगह 12 नहीं करना है। तो रात्रिमान प्राप्त हो गए। अब हम रात्रिमान में 5 का भाग देंगे, जो कि आज के लिए न्यू है, आप लोगों के लिए न्यू है। किस प्रकार से भाग दिया जाता है घटी पल में, किसी भी संख्या से भाग कैसे दिया जाता है। यहाँ हमें 5 का भाग देना है। तो रात्रिमान है 33 घटी 52 पल, इसमें हमको भाग देना है 5 का। तो सबसे पहले इस प्रकार से बीच में खाना खींच दीजिए। लाइन खींचने से ये घटी है और ये पल है, अलग अलग हम भाग देंगे। घटी का भाग देंगे, घटी के सिर पे लिखेंगे, और पल में भाग देंगे तो पलक के सिर पे लिखेंगे। पहले हम घटी में भाग दें, इसको भूल जाइए। घटी में भाग दीजिए 5 का, तो 5 छिके 30, कोई दिक्कत? शेषफल कितना आया और भागफल कितना आया? 6। तो 6 ऊपर सिर पे लिख दिए। भाग शेषफल आया 3। तो शेषफल को छोड़ना नहीं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि घटी पल में जब भी भाग देंगे किसी भी संख्या से, तो उसका जो शेषफल आएगा उसे छोड़ना नहीं है। इसके साथ क्या करना है? इसके साथ हमें 60 का गुणा करना है। फिर आ गया सठियाने वाला काम। 60 का गुणा करना है, जो भी संख्या होगा उसमें 60 का गुणा कर दीजिए। यदि 0 आ गया तो 60 का गुणा नहीं करना है, और 0 आएगा भी यदि 60 का गुणा करते हैं। 0 में किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है। ये सामान्य गणित का नियम है, ठीक है। तो 0 आएगा तो 60 का गुणा करने से कोई फायदा ही नहीं है। बाकी 1 2 3 4 आता है, उसमें आप 60 का गुणा कर दीजिए। जो भी आएगा उसे पल में जोड़ दीजिए, आगे की संख्या में जोड़ दीजिए। 2 8 5 13 3 हासिल का 1 232, 52 और 180 बराबर 232 आ गया। अब इसमें फिर से 5 का भाग दे देंगे, भागफल मिनट हो जाएगा। ये घंटा आ गया और ये अब मिनट आ जाएगा। तो 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20 ही होगा ना। शेष पर बचा 3 2 5 छिंगे 30, शेष पर कितना बचा? 2। शेष को छोड़ दीजिए, अब सेकेंड की आवश्यकता नहीं है। हो। अरे, एक ऐसे हैं जो हमारे विद्वान आदमी, देखिए 59 में से 26 घटेगा तो 34 52 आएगा। लाओ रे गोली लाल बंदूक। कितना बिल्कुल उससे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं गुरुजी, सब गलत हैं। ये 33 बाबा नहीं सही है। एक इधर ले लिए ना महाराज। तो भागफल 6 आया और 46 आया, अर्थात 6:46 सूर्योदय। अब बताइए किनको इनको समझ में आ गया सूर्योदय निकालना? 6:46 24। आप लोगों में बताइए कौन कौन है जो समझ गए सूर्योदय? सुंदर।
इधर तारीफ चल रही है, उस सुंदर की बात नहीं चल रही है। हाँ, सुंदर नारायण हमारे यहाँ छात्र बैठे हैं ना, सोच रहे हैं उस सुंदर की बात चल रही है। आ गया, बहुत सुंदर। तो सूर्योदय निकाल लेंगे सब लोग। अब जो हम आपको नियम लिखाएंगे इसके बाद वो है स्थानिक जन्म समय, अर्थात जो एक्चुअल में जन्म होता है, जातक का जन्म होता है कहीं भी, क्योंकि सूर्योदय अलग अलग होगा हर स्थान पर, तो दोपहर भी अलग अलग होगा। जब दोपहर अलग होगा तो सूर्यास्त भी अलग होगा, संध्या का समय भी अलग होगा। सूर्योदय का समय यदि चेंज है हर जगह, तो सारा समय चेंज होता है व्यक्ति के हर स्थान का। उसको कहते हैं कि धूप घड़ी के हिसाब से, एक्चुअल सूर्य के हिसाब से उस स्थान का जन्म समय निकालना, उसी के आधार पर हम लोग कुंडली बनाएंगे। जो हम लोग इस घड़ी में देखा करते हैं, इस घड़ी आदि में जो नॉर्मल हर जगह चल रहा है समय, इसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। वीडियो नहीं आ रहा है क्यों? निशा शास्त्री जी, आपको समझ में आ गया? निशा शास्त्री जी एक बार वापस ज्वाइन हुई, हो सकता है आ जाए। निशा शास्त्री जी, दिवाकर पांडे जी, आपका गलत था। दिवाकर पांडे जी, आपको समझ में आया? निशा शास्त्री जी, आप नहीं बोलती हैं कक्षा में कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, 6:12 सूर्यास्त है, वाह, इसको कहते हैं। आ गया, पिंकी जी को भी आ गया। और किन किन को आया समझ में? बताते जाइए, थोड़ा सा बता दो महाराज। सूर्यास्त कैसे निकालेंगे? अगर तीसरी अगर तीसरी संख्या 60 से कम हुई तो उसे छोड़ करके नहीं ऐड करेंगे आपस में। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग, इनका प्रश्न है, यदि मान लीजिए जो तीसरी संख्या है, ये जो तीसरी संख्या है यहाँ पर 20 और 3 का गुणा यहाँ हुआ 60 आया। यदि 60 से यहाँ कम होता तो हम इसको छोड़ देते, लेकिन आगे फिर ऐड क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ तो पहले से दो संख्या है ना पड़ी हुई, इन दोनों को ही आपस में ऐड कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल गलत हो गया था। अक्षय जी कह रहे हैं नहीं आया समझ में सूर्योदय। एक आप ही हो अक्षय जी जिसको नहीं आया समझ में, बाकी सबको समझ में आ गया। गणित की क्लास आज दूसरी है, एक क्लास पे पहली निकली है इससे पिछली, और ये दूसरी है। और पिछली क्लास में विशेष कुछ, क्योंकि रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी, बाकी सूर्योदय बताया था मैं, और उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और इसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दी जाएगी। रिकॉर्डिंग वाली गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज नहीं होगी गड़बड़, चिंता मत करिए। चलिए जी, तो आप लोगों को सूर्योदय समझ में आ गया। अभी गृह कार्य दे देता हूँ, फिर आगे नियम लिखाता हूँ। स्थानिक जन्म समय बनाने का, तो जो हम लोग इस घड़ी में देखते हैं, आपके मोबाइल में बज रहा हो, जो हर जगह पूरे भारत में बज रहा है, उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो जब भी जन्म होता है किसी का, हॉस्पिटल में कोई देखते हैं जन्म समय, तो कौन सा समय देखते हैं? यही स्टैंडर्ड टाइम जो चल रहा है। उनको तो पता नहीं स्थानिक जन्म समय क्या होता है, धूप घड़ी के आधार पर उस स्थान का क्या जन्म समय निकाला जाए। तो जहां जन्म होता है वहीं के आधार पर स्थानिक सूर्योदय निकालना पड़ता है, जो कि हमें करना है। लेकिन उस जगह हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होगा, स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही हम स्थानिक जन्म समय निकालते हैं। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं उसका नियम लिखाते हैं आप लोगों को। जी जी, एप्लीकेशन में कुछ कार्य बाकी है, इसलिए उस पर अभी नहीं ले पा रहे हैं। समझ रहे धीरज शर्मा जी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है। बाकी देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगा आगे मामला।
चलिए जी, स्थानिक जन्म समय निकालना। लिखिए, शुद्ध जन्म समय निकालने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला, जिस स्थान का शुद्ध जन्म समय निकालना हो, उस स्थान का रेखांश, रेखांश को देशांतर भी कहते हैं। दूसरा, भारतीय रेखांश, जो कि हमेशा 82 अंश 30 कला, ये अंश और ये कला ही रहता है। और तीसरा, बेलांतर, जो कि दिनांक पर आधारित होता है। यह तीन चीज जरूरत पड़ता है। इसे लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्थानिक जन्म समय या शुद्ध जन्म समय कह लीजिए। जिनका जिनका होता जाए बताते जाइए। लिख लिए तीनों चीज। सब लोग लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ लिखेंगे, स्थानिक रेखांश और भारतीय रेखांश, इन दोनों का आपस में अंतर कर लें। अंतर मतलब अंतर कर लें, अर्थात जिसमें से जो घटे उसे घटा लें। घटाने के बाद जो अंश कला प्राप्त होगा उसमें 4 का गुणा करें।
पहले कला में 4 का गुणा करें, गुणा करने पर यदि संख्या 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दें, शेष फल छोड़ दें। भागफल प्रथम संख्या में अर्थात अंश में जोड़ दें। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह मिनट होता है। जिसे समयांतर कहते हैं। यहाँ तक लिखे फिर आगे बढ़े। 82 30 हाँ निकले सब लोग। अरे वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। समयांतर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस समयांतर को यजमान द्वारा दिए हुए जन्म समय में यदि स्थानिक रेखांश भारतीय रेखांश से कम हो तो घटा लें, और यदि स्थानिक रेखांश भारतीय रेखांश से अधिक हो तो जोड़ दें। जोड़ने या घटाने के बाद, नियम में ज्यादा बड़ा लगता है, वैसे करेंगे तो छोटा सा है, इत्तू सा है, तुरंत हो जाएगा। जोड़ने या घटाने के बाद जो समय प्राप्त होता है
उसमें बेलांतर शुद्धि कर लें। उसके बाद जो समय प्राप्त होता है वह स्थानिक जन्म समय होता है। क्योंकि जो यजमान देता है हमें कुंडली बनाने के लिए वो समय स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर हम कुंडली नहीं बना सकते, हमें स्थानिक जन्म समय बनाना पड़ेगा। धूप घड़ी के हिसाब से जन्म समय निकालना पड़ता है, उसी के आधार पर हम कुंडली बनाएंगे। नॉर्मल जो समय अभी चल रहा है हम लोग देख रहे हैं, इस समय को स्टैंडर्ड कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड समय। और जो हम निकालते हैं इसको शुद्ध जन्म समय कहते हैं लास्ट में, वो क्या है, स्थानिक जन्म समय, धूप घड़ी के आधार पर। कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्यों निकालते हैं, जन्म समय है ही तो फिर क्यों निकालना है। ये हम जो निकालते हैं धूप घड़ी के आधार पर निकालते हैं, और जो हम लोग देखते हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड समय। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड। हाँ, तो आदमी तो बोल ही नहीं पाए। वेलांतर सब समझ में आ जाएगा जब कल प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज जो मैं आपको नियम लिखाया हूं उसको 10, 20, 50 जितनी बार आपके पास जितना समय हो, जितना रुचि हो ज्योतिष में, उतनी बार इसे फेर लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया बस रटंत विद्या आप कर लीजिए, कल सब समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्योदय आ गया ना सभी लोगों को समझ में, उसी प्रकार से ये भी समय आ जाएगा समझ में। अभी गृह कार्य दूंगा, गृह कार्य करके लाएंगे, कल सूर्योदय निकाल के लाएंगे। कल मतलब क्या, अगली कक्षा में। देख रहे हैं अभी ये कार्य है आदर्श तिवारी जी, इस समय इस कक्षा में आदर्श, हाँ आदर्श तिवारी जी। आदर्श तिवारी जी कैसे हैं आप हमारे कक्षा में आए, हम धन्य हो गए, बहुत ही कृपा हुई आप हमारे कक्षा में आए। हमारे साथ साथ जितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं वो लोग भी धन्य हो गए आपके चरण पादुका चरण पढ़ते ही इस कक्षा में। कहाँ है आदर्श तिवारी जी, बोल लो। 9 बजे आए महाराज, ये कक्षा के विलंब मतलब वो कहते हैं ना छुट्टी का समय है, इसीलिए मैं ऐड नहीं करता हूँ। जो जान पहचान के होते हैं ना वो इतना परेशान कर देंगे आपको कक्षा, बस नया क्लास हुआ, बस जुड़ना है उनको, चाहे जब तक जोड़िए तब तक प्राणान्य खा लेंगे। हाँ आदर्श तिवारी को प्रणाम ही करना पड़ेगा और क्या, प्राण खा लेंगे। गुरु जी जोड़िए, गुरु जोड़िए, नहीं जोड़िए तो उनको लगता है कि इनका क्या जा रहा है, जब इतने जने पढ़ रहे हैं तो और एक दो सही पुराने जो हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि हमारा पहले से सबसे कमिटमेंट रहता है कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कक्षा में जुड़ो जब तक समझ में नहीं आए। हाँ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हाँ 7 फेरे ना ले रखे हैं और ज्यादा कह दो। चलिए गृह कार्य लिख लेंगे। 10/6/2024 और स्थान रख लेते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश। कल इसी का हम लोग शुद्ध जन्म में ही बनाएंगे। और जन्म समय किसी जातक का मान लीजिए है, ये क्या है, किसी जातक का जन्म समय है। जातक का 10 जून को जन्म हुआ है 2024, जन्म स्थान था भोपाल, और समय भी अब ले लेते हैं क्योंकि समय की भी आवश्यकता पड़ा करेगा। जन्म समय है शाम को 6:50 शाम। ये तीनों चीज लिख लीजिए। अभी जन्म समय का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जब कल आप लोग का हो जाएगा शुद्ध जन्म समय उस समय आवश्यकता पड़ेगा इसका। 10 जून 2024 स्थान भोपाल, किसी का जन्म हुआ है, इसका कुंडली बनाएंगे हम लोग। बता दिया करो जय चौबे जी, मैं तो बिल्कुल समय देता हूँ, हमेशा दिया हूँ।
फलित के लिए पुस्तक यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो अभी शुरुआत में ले आइए चमत्कार चिंतामणि, और उसके साथ साथ जातक अलंकार, जो कि सरल पुस्तक है और समझ में आएगा। खैर पुस्तक तो बहुत सारे हैं, आप कितना अध्ययन कर सकते हैं उसके आपके ऊपर निर्भर करता है। पुस्तकों की तो बिल्कुल, ज्योतिष में यही तो बात है, पुस्तक। देखिए आपको जो इसमें अच्छा लग रहा हो वो आप ला सकते हैं। ये सब ज्योतिष की पुस्तक है, इसमें एक भी पुस्तक अन्य पुस्तक नहीं है, सब ज्योतिष की ही। सुरेश चंद्र मिश्र जी की, सुरेश चंद्र मिश्र जी की, और हमारे इनको देखिए सबके। आ गए हम पुनः। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सब आवाज जाता है, सारा आवाज जाता है। एक आदमी कह रहा था गुरुजी आपके तरफ से सो